गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नीरज कुमार पाड़ी है। मैं डिस्ट्रिक्ट सीएन एसओई स्कूल कुट्टी से हूँ, जिसे पहले एसएसआई स्कूल कुट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी प्रोजेक्ट चेयर चल रही है, जिसके माध्यम से वीकली टेस्ट होनी है क्लास 9, 10, 11, 12। तो अभी 14 जुलाई 2023 को क्लास 9th और 10th की मैथ्स की टेस्ट हुई। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो सेशन में क्लास 10 की मैथ्स की क्वेश्चंस, जिसका टेस्ट ऑलरेडी हो चुकी है, इसका हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं भाई, हम लोग सबसे पहले आपको यहाँ स्क्रीन में दिख रहा है क्वेश्चंस, तो बिना देखते हुए हम लोग सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कथन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के लिए सही है, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पहले हम लोग आते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। इसमें क्या होता है कि 2 नंबर को डिवाइड करेंगे और उसमें क्या रिजल्ट आते हैं उसके बारे में जानना है। जैसे अगर कोई संख्या 2 है जो 3 को डिवाइड कर रहा है, तो कैसे डिवाइड होता है, 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1। इसको बोलते हैं हम लोग ए सपोज कर सकते हैं, इसको बी, इसको क्यू, इसको आर। ये क्वोशेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये क्यू, ये क्वोशेंट, ये रिमाइंडर होता है। तो इसमें क्या कंक्लूजन आ रहा है, देखिए हम लोग 3 को अब डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 2 से 1 छोटा हो गया, पॉइंट में डिवाइड नहीं करना है, सपोज इतना ही रखना है, तो आगे डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 + 1। अब इसका नाम रख देते हैं, 3 की जगह में है a, 2 है यानी कि b × 1, यहाँ वाला 1 लिए हम लोग, q प्लस रिमाइंडर 1। तो कहने का मतलब b जब किसी a को डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर आएगा, जिसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो रिजल्ट हम यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस करने के बाद यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ये कुछ ना कुछ होगा r। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो r का वैल्यू वो b से छोटा है, यानी कि r ऑलवेज b से छोटा होगा। ये फाइनल है कंक्लूजन कि r छोटा होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर भाग देते देते यहाँ पर 0 भी आ सकता है, तो r का वैल्यू 0 भी हो सकता है। तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आएंगे। अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखिए, a = bq - r, ये तो होगा नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग क्या निकालना है, फिलहाल a = bq प्लस ये वर्ग है, इसको हम लोग लिख सकते हैं r, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर r लिख सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं a = bq + r, ये तो होगी a = bq + r, बाकी ऑप्शन में तो है नहीं bq + r, तो ऐसे ही हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। और उसमें भी ऑप्शन यहाँ वेयर एज में दिया हुआ है कि r जो होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और b जो होगा वो r से बड़ा होगा, यानी कि r छोटा होगा b से। हमारे पास ये आंसर आ गया, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा a = bq + r। तो ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक क्या है, मतलब HCF ऑफ 135 एंड 225 है। तो महत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग HCF भी बोलते हैं, HCF कैसे फाइंड करते हैं, तो हम लोग फाइंड करके देखते हैं HCF कैसे फाइंड होगा। किसका HCF फाइंड करना है, यहाँ ध्यान दीजिए, 135 और 225 का, 135 और 225 का। तो आप लोग का सिलेबस में भी क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि है, हम लोग वही मेथड से सीखते हैं। 135 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, कौन सा ऐसा छोटा संख्या है जिससे 135 भाग जाएगा पूरा। तो 3 से जाएगा सबसे छोटा संख्या, 3 चौके 12, 1 या 15, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा, 3 × 3, 3 5 15, फिर 3 से 3 5 15। तो 135 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 3 3 5, 3 × 3 × 3 × 5। उसी तरह सेम एज इट इज 225 का हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ 5 है, किससे डिवाइड होगा ये, तो सबसे पहले चेक करते हैं 3 से, 3 से 21, 1 या 15 होगा, 3 5 15, फिर किससे जाएगा, 3 से,
3 दूनी 6, 1 या 15, 3 बचे 15। अब ध्यान है आप लोग, सबको पता है 25 किससे भाग जाता है? 5 से। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? 5 बचे 25। तो 225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 5, 3 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 5। अब फाइंड क्या करना है ये दोनों का? HCF। जो दोनों में इसका ऐसे भी फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में जो सबसे जो कॉमन रहेगा, सबसे बड़ा डिजिट उसको लेना है। जैसे ये दोनों 3 मिल रहा है, तो 3 लिखेंगे। ये दोनों 3 भी मैच कर रहा है, ये 3 लिखेंगे। और क्या दिख रहा है? सेम यहाँ 3 है, यहाँ है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, ये दोनों 5 को ले लिए। अब इसका पेयर नहीं मिल रहा है, इसका पेयर इसमें नहीं मिल रहा है, तो छोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 3 9, 9 बचे 45, आ गया 45। तो 135 और 225 का HCF क्या हो जाएगा? 45। तो देखते हैं 45 यहाँ पर हम लोग को बी ऑप्शन में मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 45। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या है? 140 का अभाज्य गुणनफल है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। अभाज्य गुणनफल करना है हम लोग को 140 का। तो अभी जस्ट हम लोग किए थे अभाज्य गुणनफल, फिर से वही करते हैं, पर करना है अभी 140 का। कैसे करेंगे? आप लोग को पता होना चाहिए, जब इकाइयां यूनिट प्लेस में 0 रहता है तो वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, पूरा पूरा भाग जाता है। तो 2 का पहाड़ा में 14 कितना बार मारेगा? 7 बार, 2 7 14, ये 0 को हम यहाँ लिख सकते हैं। फिर देखिए 0 है तो 2 से जाएगा, तो 2 दिया 6, 1 दिया 10 हुआ, 2 बचे 10। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर रोड संख्या 5 आ गया। अब क्या करते हैं? ये 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा ना, तो 5 7 35, बस 7 किसी का टेबल में नहीं आता है। तो हम लोग 140 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 5 × 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? 2 कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो 2 का पावर 2 भी लिख सकते हैं, 5 × 7। अगर ऑप्शन ये है इसको करेंगे, ये इसको करेंगे, होगा तो कोई चेक करते हैं। देखिए 2 2 5 7, 2 2 5 7, तो 2 2 5 7 हमारा कौन सा हो गया? यहाँ पर ऑप्शन ए। हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ए। बाकी चेक कर सकते हैं, वो नहीं मैच कर रहा है, यही मैच कर रहा है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF इनटू गुना लघुत्तम समापवर्तक LCM AB इज इक्वल टू क्या होगा? इसको अगर हम इंग्लिश में देखें, ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर टेल फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b, ये हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो दो नंबर का HCF और LCM, इसको हम लोग मौसा और लसा भी बोलते हैं, के बीच में क्या रिलेशन है ये हम लोग को पता करना है। तो रिलेशन क्या होता है ये जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग को HCF और LCM, तो दो नंबर के बीच में बात करेंगे। एक फॉर्मूला आता है, कोई भी दो नंबर है वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट, जैसे A और B के बारे में बात करना है, तो दो नंबर को जब भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका HCF उसी दो नंबर का इनटू LCM उसी दो नंबर का, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू LHS और RHS सेम। कहने का मतलब दो नंबर को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दोनों नंबर का HCF और LCM यानी कि मौसा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है। ये कोई भी एग्जांपल से हम इसको बना के समझ भी सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? चेक करते हैं। देखिए 4 नंबर A × B यानी कि दोनों का प्रोडक्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा B नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? 5 - √3 एक है, मतलब 5 - √3 इज 4 ऑप्शन है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या या विषम संख्या। इसको कैसे पता करेंगे? जैसे कि क्लास 9 में भी था, √2 √3 √5 जितनी भी संख्याएं हैं इस तरह की जिनका दशमलव प्रसार या तो आसान होगा और उसमें भी रिपीटेशन नहीं रहेगा यानी कि अनावर्ती रहेगा, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं।
ये आप लोगों को पता है। तो √3 क्या है यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है और 5 क्या है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जब भी हम लोग माइनस करते हैं यानी कि घटाते हैं तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या आती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 5 - √3 8 है यानी कि 5 - √3 इज 4 ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सम संख्या और विषम संख्या। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जितनी भी संख्याएं हैं जो रूट में होती है और उनका दशमलव प्रसार करते हैं और वो अगर अशांत होता है और नॉन टर्मिनेटिंग जिसको बोलते हैं तथा नॉन रिपीटिंग यानी कि अनावर्ती वो रिपीटेशन नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर बोलते हैं। √1 इसका वैल्यू 1 होता है। √2 इसका वैल्यू पॉइंट में आता है जो कि दशमलव प्रसार होता है और कभी खत्म भी नहीं होता है। इसका वैल्यू 1 पॉइंट कितना होता है 4 1 4 2 इस तरह से कुछ आएगा जो कभी खत्म नहीं होती है और साथ में रिपीटेशन भी नहीं होती है। तो ये क्या होती है अपरिमेय संख्या। इसी तरह की √3 भी है √5 भी है ये सब अपरिमेय संख्याएं होती है। जबकि √4 इसका वैल्यू 2 होता है जो कि शांत है पॉइंट में आता ही नहीं है तो ये क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। तो जितनी भी √2 √3 √5 √7 ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। इससे यही कंक्लूजन निकलता है यही निष्कर्ष निकल रहा है कि यहाँ जो √3 है वो क्या होगा या ये √3 अपरिमेय होगा या इरेशनल। इसीलिए ये पूरा जो वैल्यू है रेशनल में इरेशनल माइनस भी कर देंगे तो हमेशा इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अपरिमेय संख्या। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सी है मतलब क्वेश्चन नंबर 6। ये जो वैल्यू दिया हुआ है का दशमलव प्रसार है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस वन इज क्या होगा दशमलव प्रसार। इसको कैसे पता करेंगे तो ध्यान दीजिए हम लोग। आप लोग देख रहे हैं क्या है यहाँ पर 129 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर मतलब लिख देते हैं इसको हम लोग 129/2 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5 7 टू दी पावर 5 इसका वैल्यू क्या होगा। ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा कि अशांत ये पता करना है। कैसे पता चलता है ये हर है और ये अंश है और ये हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो इसमें हम लोग को हर को देखना है। अगर हर 2 का पावर कुछ भी जैसे m इंटू 5 का पावर m इस फॉर्म में रहे मतलब हर में 2 दिखना चाहिए और 5 साथ एक साथ दिखना चाहिए या फिर केवल 2 दिखे या फिर केवल 5 दिखे पावर कुछ भी रहे तो हम लोग बोलते हैं कि ये क्या होता है शांत होता है। पर इस क्वेश्चन में देखिए 2 है चलेगा 5 है चलेगा पर 7 आ गया जो कि शांत के लिए आवश्यक नहीं है ये अशांत कर देगा। अगर ये 7 नहीं रहता तो लोग इसको शांत बोलते पर 7 आ गया इस ये फॉर्मेट में नहीं है 7 में नहीं है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा शांत या अशांत। तो अशांत आवृत्ति हो जाएगी शांत तो होगी नहीं क्योंकि 7 ये नहीं रहती 7 तो फिर हम लोग का शांत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर है अशांत। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया बी अशांत आवृत्ति। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 y = px का ग्राफ नीचे दिया गया है px के शून्यकों की संख्या है मतलब द ग्राफ ऑफ y = px इज गिवन बिलो द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इज। हम लोग को इस डायग्राम में शून्यक फाइंड करना है जिसको हम लोग जीरोस भी बोलते हैं। ये कैसे पता करते हैं जैसे ये ग्राफ आएगा जैसे ये ग्राफ है यहाँ देखिए x एक्सिस है और ये वाला y एक्सिस है। हम लोग को यहाँ ये ध्यान देना है कि x एक्सिस और y एक्सिस को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो ग्राफ दिखाई दे रहा है जो लाइन या कर्व दिखाई दे रहा है वो x एक्सिस को कितनी बार कट करेगी जितनी बार कट करेगी वो उसका नंबर ऑफ शून्यक हो जाएगा यानी कि जीरो होगा। ऐसा क्यों होता है क्योंकि ग्राफ का नाम है y = px। तो y जीरो कहाँ पर है शून्यक मतलब x का वो मान जिसमें y जीरो हो जाए तो y कहाँ पर जीरो होती है हम लोग को पता है
कि x एक्सिस में हर जगह y 0 होती है। देखिए x एक्सिस को ये जो y है या px है कितनी बार कट कर रही है? 2 बार। तो ये जिसका ग्राफ है उसका शून्य 2 होगा। पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या आया है, देखिए यहाँ पर इस तरह का बनाया हुआ है। ये कितनी बार कट कर रही है? x एक्सिस को कितना बार काट रहा है? 1 2 3 4 बार। तो हमारा शून्य का संख्या 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 7 का ऑप्शन में 4 कहां पर है? डी पर। तो हमारा सही आंसर है डी। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको। बहुत इजी है, बस देखना है कि x एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है। 1 2 3 4 तो 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा है, तब अल्फा + बीटा कितनी होगी? 4 ऑप्शन दिए हैं। If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, this one, then alpha plus beta will be क्या होगा? ये फाइंड आउट करना है। तो इधर ध्यान दीजिए, हमारे पास जो पोलिनोमियल है यानी कि बहुपद है वो क्या है? x² + bx + c, ax² + bx + c। हम लोग को पता है कि ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक द्विघात है, क्योंकि मैक्सिमम x का पावर 2 दिख रहा है, इसमें द्विघात 2 घात वाला, और 2 घात वाले जितने भी बहुपद हैं उसमें 2 शून्यक होंगे। अगर घात 3 रहता है तो 3 शून्यक होते हैं, घात 1 रहता है तो 1 शून्यक होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग के पास 2 शून्यक हैं। दोनों का नाम सपोज किया जाता है अल्फा और बीटा। इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। जब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं इसका फॉर्मूला होता है -b/a, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू होता है c/a। b मतलब x का कोफिशिएंट और a मतलब x² का कोफिशिएंट, दोनों का रेशियो नेगेटिव के साथ। जबकि इंटू होता है तो इसमें पॉजिटिव के साथ। ये जो होता है कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पर x² का कोफिशिएंट a, इसको लिया जाता है। हमारे पास क्वेश्चन है अल्फा + बीटा क्या होगा? तो -b/a। देखिए यहाँ पर अल्फा + बीटा क्या हो जाएगा? -b/a। हमारा ऑप्शन ये है। समझ में आ गई है कि ये फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है, कौन सही है? Which of the following statement is true? ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ध्यान देना हम लोग कि चारों जो ऑप्शन है, खास करके ये तीनों, सब भाज्य और भाजक से रिलेटेड है, भागफल से। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर जब कोई संख्या जब कोई डिजिट दूसरे डिजिट को डिवाइड करता है, जैसे 2 3 को डिवाइड करता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? 2 1 जा 2, 2 1 2, 1 बन गया। इसको a लेते हैं, सपोज b q और r। तो क्या लिखते हैं? 3 किसके बराबर होगा? 2 × 1 + 1, 2 1 2 + 1 3, इसके बराबर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 यानी कि क्या हो जाएगा? a, 2 यानी कि b, 1 यानी कि यहाँ का 1 नहीं है तो q + 1 यानी कि r, bq + r। इसको हम लोग बोलते हैं, जो टूट रहा है इस फॉर्म में, अलग अलग पार्ट में टूट रहा है, इसको बोलते हैं भाज्य हिंदी में। इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा? कोसेंट होता है, भागफल, और आर रिमाइंडर यानी कि शेषफल या शेष भी बोल सकते हैं, शेषफल। तो क्या हो जाएगा? a यानी कि की जगह में क्या है? भाज्य, भाज्य बराबर b की जगह में क्या है? भाजक, तो भाजक। बीच में इंटू है q यानी कि भागफल, प्लस r यानी कि शेषफल, शॉर्ट फॉर्म में शेष लिखते हैं। ये ऑप्शन जो होगा वही हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर भाज्य बराबर भाज्य दूनी भागफल जोड़ शेष, सेम वही है, इंग्लिश में वही हो जाएगा। भाज्य को हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड, भाजक होता है डिवाइजर, भागफल होता है कोसेंट, शेषफल होता है रिमाइंडर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द्विघात बहुपद x² - 15 के शून्यक है।
इंग्लिश में लिख देते हैं द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 15 आर। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो बहुपद दिया हुआ है इसमें x का पावर 2 है, यानी कि ये बोल सकते हैं कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जानते हैं हम लोग कि जितना घात रहता है मैक्सिमम घात या मैक्सिमम पावर जितना रहता है उतना ही शून्यक होता है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ 2 है, इसका मतलब कि 2 शून्यक होंगे। तीनों ऑप्शन में 2 शून्यक ही दिए हुए हैं। अब कैसे पता करेंगे कि शून्यक किसमें से कौन होगा? तो x स्क्वायर माइनस 15 है हमारे पास, बनाने का 2 मेथड है। शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग शून्य एज्यूम करेंगे। शून्यक निकालना है तो शून्य एज्यूम करेंगे, मतलब मान लीजिए शून्य यानी कि 0। अब इससे हम लोग x फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड होगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 15 उधर जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा। इसके बाद x इज इक्वल टू जब करेंगे स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाता है रूट, साथ में प्लस और माइनस दोनों लिखना पड़ता है। देख रहे हैं आप लोग, प्लस माइनस दोनों, क्योंकि 2 वैल्यू आएगा ना, स्क्वायर है तो 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, माइनस 15। तो हमारे पास क्या क्या 2 वैल्यू है, एक प्लस 15, प्लस नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टूड है कि यहाँ प्लस है, और एक है माइनस 15 रूट में 15, प्लस रूट 15 माइनस रूट 15। तो ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में, ऑप्शन ए ये दोनों प्लस प्लस में है तो ये नहीं होगा, ये दोनों माइनस माइनस में, ये भी आंसर नहीं होगा, एक माइनस में प्लस में, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? 96 का अभाज्य गुणनखंड है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 इज, हम लोग को गुणनखंड करना है। किसका गुणनखंड करना है? 96 का। तो फिर से गुणनखंड का जो विधि होता है, प्रोसेस होता है, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। 2 मेथड होता है, हम लोग को एक मेथड से सीखते हैं। क्या था क्वेश्चन देख लीजिए, किसका करना है हम लोग को? 96 का। तो 96 ऐसे करेंगे, कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जिसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा? तो जब यहाँ इवन नंबर रहता है सब संख्या, तो उसको 2 पूरा पूरा भाग देता है, 2 से करेंगे, 2 चौके 8, एक बचा यहाँ 1 आएगा तो 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, यहाँ इवन है सब संख्या है, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 एका 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 छक 12, फिर 2 से होगा 2, ये आपको अच्छे से करने आता है। तो हम लोग 96 को इस तरह से खंडन यानी कि गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। 96 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 कितना बार है लिखते हैं, 1 2 3 4 5 बार, तो 5 टाइम्स 2 लिखना पड़ेगा, 3 4 5, 1 2 3 4 5, और लास्ट में 3 है, इसको भी हम लोग मेंशन करना है, यहाँ लिख देते हैं 3। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे और देखते हैं कि 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, ये पावर में भाग में 5 लिख सकते हैं, इनटू बच गया 3, और 3 रखते हैं तो उसको भी हम लोग पावर में लिखते हैं, काउंट करके। ऑप्शन में देखते हैं ये है या फिर ये है, दोनों में से कोई एक होगा। देखिए पावर के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ 2 कितना बार है, 1 2 3 नहीं 3 टाइम्स है, ये तो नहीं, 5 टाइम्स करते हैं हमारे पास, 1 2 3, ये भी 3 टाइम्स नहीं होगा, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है और एक बार 3 है, यही तो आया हमारे आंसर। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 बार और 3। तो 11 नंबर समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। 6 और 20, 6 और 20 का लघुत्तम समावर्तीय है, यानी कि एलसीएम ऑफ 6 एंड 28। तो एक एलसीएम होता है, एक एचसीएफ होता है। एलसीएम हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, लसर, लघुत्तम समावर्तीय बोलते हैं। तो ये हम लोग को फाइंड करना है, किसका किसका फाइंड करना है, 6 और 20 का। तो पहले हम लोग आते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड 6 और 20 का, 6 और 20 का। इसका और एक मेथड होता है, पर हम लोग का सिलेबस में अभाज्य गुणनखंड मेथड है, तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड मेथड से ही सीखेंगे। तो 6 है, इसका फिर से हम लोग वही करेंगे, गुणनखंड जैसे करते हैं, 2 3 6, 6 को हम लोग लिखेंगे 2 गुनी 3। अब यहाँ 20 है, 20, ये किससे डिवाइड होगा, सबसे छोटा संख्या 1 को अगर छोड़ दें तो 0 है, तो ऑब्वियस है कि 2 से डिवाइड होगा। कितना बार टेबल बोलना पड़ेगा, 2 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 0 फिर 2 से जाएगा, 2 5 जा यानी कि 2 बचे 10। तो 20 को हम लोग 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुनी 2 गुनी 5। हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम, यानी कि
लघुत्तम समापवर्तीय लसर। कैसे निकालेंगे? पहले जो दोनों में मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे। 3 यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है पर और 2 यहाँ नहीं है, 5 है पर यहाँ। तो जो पेयर था दोनों मिल रहा था उसको हम लिखेंगे। अब क्या करना है? बहुत सिंपल है। अब जो नहीं मिला सब लिख दीजिए। जैसे यहाँ क्या नहीं लिखे हैं, 3 है, इसका पेयर नहीं है, इसका क्या पेयर नहीं है, इसका पेयर नहीं है 2 का, फिर इसमें किसका नहीं है 5 का। सब जो पेयर है उसको एक बार लिखना है, बाकी सब को लिख देना है। अब मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसे भी ऑप्शन में पहले देखते हैं मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है, करते हैं। 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, आंसर हो जाएगा 60। यहाँ पर देखते हैं सी में है 60, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ये समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13 96 96 और 404 404 का महत्तम समापवर्तक है। अभी हम लोग को महत्तम समापवर्तक जिसको हम लोग एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम लोग 96 और 404 का एचसीएफ सीखेंगे। थोड़ी देर के लिए अगर इसमें हम लोग देखें इसका अगर एचसीएफ निकाला रहता 6 और 20 का, तो सेम यही प्रोसेस करते, ऐसे ही लिखते। गुणनखंड लिखने के बाद अगर इसी का एचसीएफ निकालना रहता तो क्या करते? जो दोनों में कॉमन हो रहा है हाईएस्ट सबसे बड़ा, यहाँ 2 कॉमन हो रहा है 2 को लिखिए। और कोई कॉमन है क्या यहाँ? नहीं है, बस हो गया आंसर। ये तो और इजी है, बस जो कॉमन हो रहा है उसको लिखा जाता है एचसीएफ, और एलसीएम में जो कॉमन होता है उसके साथ साथ जो कॉमन नहीं हो रहा है उसको भी। तो अब समझ में आ गई होगी कैसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम। इसको निकाल के देखते हैं क्या क्या हमारे पास 96 और 404 404, दोनों का गुणनखंड करेंगे। 2 से जाएगा, 2 चौके 8 या 2 के 16 होगा, 2 दूनी 4 2 चौके 8, ये आपको करने आता है अच्छे से। 2 एका 2 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 छक 12, फिर क्या होगा 2 तिया 6। 404 का भी पहले कर लेते हैं गुणनखंड। 2 दूनी 4 0 है तो इसको उतार देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 एका 2, फिर 0 2 एका 2। अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 7 से 7 का 3 बचेगा, नहीं होगा, किसी से नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 96 को, पर यहाँ लिख सकते हैं 96 इक्वल टू 2 1 2 3 4 5 टाइम्स है 1 2 3 4 5 और लास्ट में है 3। 404 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देख के लिखेंगे 2 2 और 2 2 और 101। अब हम लोग को निकालना है एचसीएफ, ये दोनों के बीच का। क्या करेंगे? जो दोनों में कॉमन हो रहा है, क्या क्या कॉमन हो रहा है? 2, फिर देखिए यहाँ का फिर से एक 2, यहाँ का एक 2, ये भी कॉमन हो रहा है, इसको इनटू में फिर 2 लिखेंगे। अब देखिए बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि दोनों में हो, तो फिर आगे हम लोग को नहीं लिखना है, बस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यही आंसर होगा। अगर एलसीएम निकालना होता तो क्या करते? इतना तो होता, जो जो कॉमन उसको लिखते, इसके बाद जो बच गया ना दोनों में देख करके सारा को लिखते हैं यहाँ और मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये एचसीएफ है तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा 4। देखते हैं कोर्स किस पर है 13 का, ए में ही 4 मिल गया, हमारा आंसर ये होगा। तो समझ में आ गई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 2 का पावर 3 बाई 2 का पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर का दशमलव प्रसार है। इसका दशमलव में जब हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा? अशांत आएगा, यानी टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं, अशांत नॉन टर्मिनेटिंग, पूर्णांक इंटीजर इनमें से कोई नहीं, नॉन इंटीजर। तो ये 9th क्लास का से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ऊपर वाला को भिन्न, ये भिन्न है, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर, ऊपर वाला को न्यूमरेटर, नीचे वाला को डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में होता है, या सिर्फ 2 रहता है या सिर्फ 5 रहता है, तो भी वो सार्थी होता है। ये दोनों के अलावा कुछ और अगर रहेगा तो जाके वो अशांत कहलाता है। यहाँ देखने से ही हम लोग को पता चल रहा है कि 2 और 5 है तो ये ऑब्वियस है कि ये शांत होगा, यानी कि इसका आंसर ये होगा। इसमें रफ फर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 और 5 ऐसे इंटू करेंगे तो 10 या 0 के ही फॉर्म में आएगा लास्ट में, लास्ट यूनिट प्लस 0 रहेगा, और जब लास्ट यूनिट प्लस 0 रहता है तो किसी को भी डिवाइड करता है तो वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा सा स्क्रॉल करें।
ठीक है, ध्यान देंगे। अभी हम लोग डायग्राम वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन? y = px, मतलब y px इक्वल है का ग्राफ नीचे दिया गया है, ग्राफ बना हुआ है, px की शून्यकों की संख्या क्या है। तो शून्यक वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, y है ये एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये दोनों के अलावा जो लाइन है या जो घुमा हुआ, कभी-कभी क्वेश्चन में घुमा हुआ कर्व भी बनाया जाता है, तो x एक्सिस और y एक्सिस को छोड़ करके जो हम लोग को दिखाई देगा उसको हम लोग को ध्यान से देखना है कि वो x एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है। जितना बार इंटरसेक्ट करेगा उतना उसका शून्य होगा। बहुत सिंपल है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग को y का शून्य देखना है, y px का शून्य देखना है। px तो y के बराबर है, मतलब y का शून्य देखना है। y का शून्य मतलब y कहां-कहां जीरो होगा। हम लोग ये जानते हैं कि y x एक्सिस का हर एक बिंदु में जीरो होगा, इसीलिए x एक्सिस पर ही ढूंढना है कि वो कहां-कहां कट कर रहा है, ग्राफ कहां-कहां x एक्सिस को कट कर रहा है। यहां देखने से ही पता चला कि x एक्सिस को तो कोई लाइन कट ही नहीं कर रहा है, मतलब इसका शून्य कुछ होगा ही नहीं, तो जीरो शून्य होगा, एक भी शून्य नहीं है तो जीरो। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये y एक्सिस को तो यहां कट कर रहा है तो एक हो जाएगा शून्य। y एक्सिस को नहीं देखना है कि कितना बार कट कर रहा है, x एक्सिस को देखना है कि कितना बार कट कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि x एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा है तो शून्य हो जाएगा जीरो। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है? द्विघात बहुपद का 4x² + 8x के शून्यक है। यहाँ शून्यक निकालना, यहाँ भी शून्यक निकालना था, यहाँ भी शून्यक निकालना, यहाँ डायग्राम से निकालना था, यहाँ बहुपद से निकालना है। तो डायग्राम में हम लोग देखते ही बता देते हैं, x को जितना बार कट करेगा उतना बार शून्य होगा। इसमें क्या करते हैं, इसको हम लोग शून्यक निकालना है तो शून्य मान लेंगे और उससे x का मान निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा वो शून्य हो जाएगा। और ये भी पता है कि x का अधिकतम जितना घात रहेगा ना उतना ही शून्य का है। यहाँ x का अधिकतम घात 2 है तो हमारे पास 2 शून्य होंगे। निकालते हैं हम लोग 4x² + 8x का शून्य। 4x² + 8x का शून्य निकालना है। तो कभी भी शून्य निकालना है पॉलिनोमियल का तो क्या करेंगे, इसको हम लोग शून्य निकालना है तो शून्य मानेंगे यानी कि जीरो। अब इसका ना गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइजेशन। क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में? 4, क्योंकि 4 का टेबल में 4 भी आएगा, 8 भी आएगा, और दोनों में x भी दिख रहा है। यहाँ 2 है पर यहाँ 1 है, तो जो मिनिमम पावर है वही कॉमन होगा। यहाँ से 4 निकल गया, 1 बचा। 1 लिखना जरूरी नहीं क्योंकि इसके साथ में इंटू में क्या है, x बचेगा। x बाहर हो गया क्योंकि x × x एक्सिस का वापस वही आएगा, तो 1x निकला तो x का पावर 1 बचा प्लस 4 2 जा 4 दूनी 8, 1x निकल गया तो कुछ नहीं बचा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ये 4 × x × ये ब्रैकेट, तीनों का वैल्यू इंटू करने से जीरो आ रहा है। तो कोई भी संख्या को गुणा करने से जीरो कब आता है? जब तीनों में से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा या तो सबको जीरो होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये भी जीरो हो सकता है, ये भी है, पर हम लोग जानते हैं कि 4 तो जीरो है और वो तो जीरो नहीं हो सकते हैं। x अननोन है, x का वैल्यू पता नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो x जीरो होगा या इसको और भी लिख सकते हैं, और ब्रैकेट वाला x + 2 ये जीरो होगा, तभी जाके पूरा का वैल्यू जीरो पर आता है। तो x का वैल्यू जीरो इससे हो ही जा रहा है, इससे क्या होगा, x निकालेंगे तो +2 उधर जाएगा तो -2, तो टोटल x का वैल्यू क्या क्या निकला, 0 और -2। तो देखिए 0 और -2 कहाँ पर है ऑप्शन में, यहाँ 2 और 2 है, ये आंसर नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है सी में 0 और -2। तो समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम लोग आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा + बीटा क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले इक्वेशन देखेंगे। इक्वेशन इसको भी क्या था क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, x² + 7x + 10 इसका शून्य बोला जा रहा है अल्फा और बीटा है, क्वेश्चन में दिया है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, अल्फा + बीटा। तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये किस फॉर्म में है, x² + bx + c। ये जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, द्विघात बहुपद। x² का कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, x का कोएफिशिएंट को b, और जिसमें x नहीं रहता है
कांस्टेंट टर्म अचर पर इसको सी। इसका दो रूप अल्फा और बीटा है, तो फॉर्मूला से क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और अगर अल्फा इंटू बीटा निकालना रहता तो सी बाई ए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा ये बस पता करना है कि अल्फा इसमें ए क्या है बी क्या है, इसे पुट कर देना है। तो इसमें अगर हम ये दोनों को बराबर करके देखें, इक्वेट करके देखें, तो यहाँ x स्क्वायर का गुणक a है, यहाँ x से गुणा कुछ नहीं है तो 1 है, तो a इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में a 1 होगा। x का मल्टीपल b है और यहाँ x का मल्टीपल प्लस 7 है, तो b 7। और c जिसमें x नहीं है c, यहाँ जिसमें x नहीं है वो है 10। तो a पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया। अब इसमें हम लोग पुट करते हैं माइनस b, b की जगह में 7 है बाई a, a की जगह में 1 है, माइनस 7/1। क्या होगा बाय में 1 नहीं लिखा जाता है, माइनस 7। आंसर आ गया माइनस 7। देखते हैं यहाँ पर 17 का माइनस 7 इसे प्लस 7 है, ये नहीं होगा माइनस। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं लोग आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान दीजिए। यहाँ क्या है क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 के शून्य है तब अल्फा इंटू बीटा का मान है। सेम क्वेश्चन है, लगभग सेम है, बस इक्वेशन अलग हो गया अभी प्रीवियस क्वेश्चन से, और वहाँ अल्फा प्लस बीटा निकालना था, यहाँ अल्फा इंटू बीटा निकालना था। सेम अप्लाई करेंगे अभी जो काम किए थे इसके जैसा। अभी का क्वेश्चन में बस लिख लेते हैं इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। ध्यान देने वाली बात है यहाँ, ये क्या होगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, b क्या होगा x का कोएफिशिएंट 5, c क्या होगा इसमें x नहीं है, प्लस 9 नहीं है माइनस 9, यहाँ माइनस। अभी क्या निकालना है अल्फा इंटू बीटा। इसका वैल्यू देखिए, फॉर्मूला क्या होता है c बाई a। c की जगह क्या है हमारे पास माइनस 9 बाई में a की जगह क्या है 2, तो आंसर आ गया माइनस 9/2। 18 देखिए यहाँ पर क्या है माइनस 9/2, कहाँ पर मिलेगा हम लोग को ऑप्शन डी में, ये हो गया करेक्ट आंसर माइनस 9/2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। कौन बहुपद नहीं है ये पता करना, बहुपद है ये नहीं पूछना है, बहुपद नहीं है। तो बहुपद कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी बहुपद या कोई भी x का जो फॉर्मेशन में दिया हुआ रहता है उसको हम लोग कब बोलते हैं कि बहुपद नहीं है। इसके लिए कुछ बातें हम लोग को जाननी पड़ती हैं। देखिए, अगर x का पावर या घात भिन्न के रूप में रहेगा, फ्रैक्शन के रूप में, जैसे 1/2, 1/3, 2/5 इस तरह का रहेगा तो पॉलिनोमियल नहीं होता है। रूट में रहेगा तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, या पावर माइनस में कुछ रहेगा तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। बहुपद पॉलिनोमियल तो बहुपद नहीं होगा, बाकी कंडीशंस में बहुपद होते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद नहीं है। बहुपद ये पता करते हैं बहुपद है कि x प्लस √2, रूट तो दिख रहा है पर x में नहीं है, कांस्टेंट में अचल में, तो ये बहुपद है। x में रूट नहीं होना चाहिए तब बहुपद नहीं होता, ये बहुपद है। इसमें देखिए x स्क्वायर, x पावर जो है रूट भी नहीं है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न भी नहीं है, माइनस में भी नहीं है, ये भी बहुपद होगा। यहाँ भी सेम उसी तरह पावर जो है वो फ्रैक्शन भी नहीं है, माइनस भी नहीं है, रूट भी नहीं है, ये भी बहुपद। बच गया हम लोग का ऑप्शन बी जो कि x रूट में है, इसीलिए हमारा आंसर ये होगा, ये बहुपद नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, √2 है, √2 क्या है? ये तो 9th लेवल का ही क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं जिसका दशमलव प्रसार क्या होता है आसान और अनावर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेटिंग, तो वो क्या कहलाता है अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो √2 भी क्या होता है अपरिमेय, क्योंकि √2 का जो वैल्यू आता है 1.4142 इस तरह से आगे बढ़ते जाता है, जो कभी खत्म नहीं होता है। वर्गमूल निकालते हैं ना इसका तो इस तरह का आता है, खत्म भी नहीं होता है और कुछ रिपीट भी नहीं होने लगता है, बार बार कोई चीज नहीं आने लगता है।
इसीलिए क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है। और जो अशांत भी है और आवृत्ति भी नहीं हो रही, अनावर्ती हो रही, तो ऐसा संख्या हम लोग बोलते हैं अपरिमेय। अशांत भी होना चाहिए, रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए, सेम उसी तरह का है, इसलिए क्या हो जाएगा, √2 अपरिमेय संख्या हो जाएगा, बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। फिर से वही है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय, इसमें परिमेय पूछना है ना, एक एक करके चेक करते हैं ऑप्शन में। यहाँ देखिए √3, अभी जस्ट बात की है कि जिसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत और अनावर्ती, वो क्या होता है, अपरिमेय। तो √3 का भी वैल्यू उसी तरह होता है, अशांत और अनावर्ती। तो ये अपरिमेय है, इसलिए परिमेय के साथ अपरिमेय माइनस भी करते हैं, क्या आ जाएगा, अपरिमेय। इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, ये क्या होगा, ये तो हो गया अपरिमेय, हम लोग को परिमेय ढूंढना है। ये √7, इसका भी वही होता है, √7 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो अशांत आता है, दशमलव में आएगा, कभी खत्म नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होता है, तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय। √15 ये भी वही होता है, इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, पॉइंट में आएगा और अशांत होगा, जैसे √15, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 × 5, यानी कि √3 अलग आ गया, √5 अलग, दोनों क्या है, अपरिमेय, इसलिए भी अपरिमेय हो जाएगा। बच गया ऑप्शन हमारे पास कौन सा, 9√9, 9√9, इसको क्या कर सकते हैं, 9 √9 को क्या ले सकते हैं, 3, क्यों, √9 का वर्गमूल 3 कैसे होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 को 3 स्क्वायर नहीं, तो स्क्वायर रूट कट जाता है, क्या हो जाएगा, 3, तो ये 9 3 या 27, ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया, ना रूट में है ना इसी तरह का, ये परिमेय संख्या। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, परिमेय संख्या। बाकी तीनों क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हम लोग आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से पहले इसको कर लेते हैं 22। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, whose decimal expansion is terminating in the following। फिर से वही दशमलव प्रसार शांत वाली बात हो रही है, तो अब हर को फिर से हम लोग चेक करेंगे नीचे वाला। अगर ये 2 × 5 के रूप में दिख गया तो समझिए वो शांत है, अदरवाइज अशांत होगा। तो एक एक करके चेक करते हैं इसको, पहले देखते हैं क्या था, 17/8, 17/8, 17/8, इसको चेक करना है। हर से मतलब है हम लोग को 8, सब मिनट में ठीक है, 2 चौके 8, 2 3 4, तो 2 3 टाइम्स है, 2 × 2 × 2, यानी कि 2 का पावर 3, तो ये 2 के फॉर्म में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत। हर में अगर 2 दिख जाए या फिर 2 के साथ साथ 5 भी दिख जाए, या केवल 2 दिखे या केवल 5 दिखे, केवल 2 दिखे केवल 5 दिखे या दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिखे, पावर में कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सब चीज दिख रहा है तो समझिए वो शांत है, अदरवाइज अशांत होगा। इसके अलावा कुछ भी दूसरा चीज दिख गया तो समझ जाएंगे कि वो अशांत है। तो ये क्या हो गया, शांत। जब यही शांत मिल गया तो आगे हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं है, करके भी देखेंगे। जैसे 15 है तो 3 × 5, 5 तो आ रहा है और साथ में 3 आ जा रहा है, तो ये अशांत हो गया। उसी तरह इसको भी करके देखेंगे तो ये भी अशांत है, क्योंकि ऑप्शन में हम लोग को ये करेक्ट आंसर मिल गया है। ये हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 156 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156, ठीक है। वन 156 का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, वही काम, सबसे छोटा संख्या लेंगे जो इसको पूरा पूरा भाग देगा, इवन है उसका मान 2 से जाएगा, 2 7 14, 1 या 16, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 3 6, 2 9 18, 2 से अपने जाएगा 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, 156। अब 13 किसी से भाग नहीं जाता है तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 का 2 है, 3 × 30, 3 × 30, यही हो गया आंसर।
या फिर 2 का पावर 2 बार है तो पावर में 2 लिख सकते हैं 3 × 30। ऑप्शन में ये या तो ये दोनों में से कोई एक होगा, चेक करते हैं हम लोग। पावर में नहीं 2 क्या था देख लेते हैं 2 2 3 13 देखते हैं यहाँ 2 2 3 13 सी हमारा आंसर हो गया सी। काफी इजी था ये, यूनिट का 9th क्लास से हम लोग सीखते आए हैं ये सब। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा एक द्विघात बहुपद है? Which of the following is a quadratic polynomial? द्विघात दो घात वाला बहुपद पता करते हैं। इसमें देखते हैं इसमें कितना घात है, एक घात है, तो ये तो रैखिक बहुपद हो गया, ठीक है, ये नहीं होगा आंसर। इसमें t का पावर 3 दिख रहा है, t स्क्वायर दिख रहा है, तो मैक्सिमम पावर 3 हो गया, तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। हम लोग पूछा गया तो द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक, तो ये भी नहीं होगा आंसर। यहाँ भी x का घात 3 दिख रहा है, ये भी त्रिघात बहुपद। ये देखिए मैक्सिमम पावर 2 है, 2 दिख रहा है पावर, तो द्विघात दो घात वाला, यहाँ से पता चल रहा है दो घात, हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसमें रफ करने की जरूरत नहीं है, ये बस देख करके हम लोग पता कर लिए घात 2 देख करके मैक्सिमम, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? y = px का ग्राफ नीचे दिया गया है, px की शून्यकों की संख्या है। The graph of y = px is given below. The number of zeros of px is. अभी हम लोग कुछ देर पहले कुछ क्वेश्चंस के पहले ऐसे क्वेश्चन था हमारे पास, ये बहुत सिंपल फॉर्म होता है शून्य पता करने का, बस देख के बताना है शून्य कौन सा होगा, कितना होगा। तो ये देखो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर इसको हम लोग एलिमिनेट करते हटा दें तो ये जो दिख रहा है कर्व सांप के जैसा दिख रहा है कि x एक्सिस को कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कितना बार इसको काट रहा है। देखेंगे कितना बार काट रहा है, 1 2 3 4 5 बार, तो शून्य कितना हो जाएगा 5, इसका ऑप्शन बी। ऐसा क्यों? क्योंकि शून्य निकालने के लिए y को 0 होना पड़ता है। y कहाँ 0 होता है? x एक्सिस में, तो x एक्सिस में 0 कहाँ पर टच कर रहा है, y का जो ग्राफ है कहाँ टच कर रहा है, कट कर रहा है x एक्सिस में, यहाँ 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 1 2 3 4 5, इसलिए इसका आंसर 5 है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान दीजिए, क्या है क्वेश्चन? एक द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं? यहाँ पूछा जा रहा है कि अधिकतम कितना शून्य हो सकता है, किसका? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद किस फॉर्म में होता है पहले बोलिए। कोई भी पॉलिनोमियल जो x² + bx + c के फॉर्म में होगा उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, 2, तो उसको द्विघात। अगर 3 रहेगा तो त्रिघात, 1 रहेगा तो रैखिक यानी कि लीनियर। तो हम लोग को यहाँ द्विघात का बात है, इसलिए हम इस तरह से लिखे द्विघात को। अब पूछा जा रहा है कि इसमें अधिकतम कितने शून्य होंगे, तो जितना मैक्सिमम पावर रहता है उतना ही शून्य होता है। तो x का यहाँ मैक्सिमम पावर पूरा में देखेंगे तो यहाँ तो 1 है, यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम यानी कि ज्यादा 2 हुआ, तो शून्य यानी कि 0 जिसको बोलते हैं वो भी क्या होगा 2 होगा, सिंपल। देखते हैं ऑप्शन देखिए 1 2 3 4, ये होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। 2 - √5 यानी कि 2 - √5 है, क्या है? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, अपरिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर या 0, चारों में से क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है हम लोग के पास में। √5 पहले पता है, ये तो परिमेय संख्या है, 2 जो है वो परिमेय है क्योंकि रूट में भी नहीं है, बाई में भी 1 है। √5 जो रूट में है इसका वर्गमूल निकालने पर ये दशमलव में आएगा, पॉइंट में, और कभी खत्म नहीं होता है और साथ में रिपीटिंग भी नहीं होता है, यानी कि अशांत भी है और अनावर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, इसीलिए ये क्या होगा अपरिमेय। परिमेय को जब अपरिमेय से माइनस करते हैं या जोड़ते भी हैं या मल्टीप्लाई भी करते हैं ना, तो हमेशा परिमेय ही अपरिमेय ही होगा। तो कहने का मतलब ये ओवरऑल क्या हो जाएगा अपरिमेय √5 के कारण। तो ये अपरिमेय संख्या कहीं पर है, ऑप्शन में है सी, इसलिए हो जाएगा अपरिमेय। इसमें रफ फर्क करने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग को पता कर लेना है कौन कौन परिमेय कौन कौन अपरिमेय। जो भी रूट में रहेगा जिसका वैल्यू अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं इजीली, उसका वर्गमूल में पॉइंट नहीं आता है या शांत रहता है, पॉइंट में भी आता है, तो उसको हम लोग परिमेय, अदरवाइज अपरिमेय। ये अपरिमेय है, पूरा अपरिमेय होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है ये? यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस b प्लस c, जहाँ a 0 नहीं है, कि शून्य है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? ये तो फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग फिर से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसका रूट जो है या शून्य जो है अल्फा बीटा दिया होता है। तो क्या करेंगे हम लोग? फाइंड कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा क्या है। फॉर्मूला क्या था इसका? माइनस बी बाई ए। अगर अल्फा इंटू बीटा रहता है तो क्या होता है? सी बाई ए। क्वेश्चन में क्या है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या लिखे हम? सी बाई ए। ये फॉर्मूला है। तो हम लोग किसको लेंगे? ए बी सी डी। डी में सी बाई डी में, यहाँ भी सी बाई है पर ये माइनस में है तो माइनस नहीं होता है, प्लस में होता है सी। तो हमारा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन 29। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? कौन सी संख्या को हम लोग प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या? नाम से ही पता चल रहा है। अगर लिखे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? नाम से ही पता चला। अभाज्य जो किसी से भाग नहीं जाएगा, खुद अपने से जाएगा और किसी से भाग नहीं जाएगा, किसी का टेबल या किसी का पहाड़ा नहीं आएगा, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 3 किसी का पहाड़ा नहीं आता, किसी का टेबल नहीं आता, सिर्फ अपने आप में आता है। 5 2 भी किसी का नहीं आता है। 3 5 7 इस तरह का होता है। 11 13, तो ये सब क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। यहाँ देखते हैं 29 25 16 15। 25 को देखिए, ये किसका टेबल बनता है? 5 का टेबल बनता है। 5 5 जा 25, 5 5 25, तो ये अभाज्य नहीं होगा। 16 2 का भी पहाड़ा आता है, 4 का में भी, 8 का में भी, तो ये भी अभाज्य नहीं होगा। 15 ये भी 3 का पहाड़ा आता है या 5 का, ये भी अभाज्य नहीं होगा। 29 29 किसी का टेबल में नहीं आता है, यानी इसका फैक्टराइजेशन नहीं होता है। 29 को हम लोग किसी का गुना के रूप में नहीं लिख सकते, सिर्फ 1 का इंटू लिख सकते हैं और किसी दूसरे के इंटू में नहीं लिख सकते, इसीलिए यही अभाज्य होगा। जैसे 25 था तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5, तो ये तो अलग संख्या के रूप में लिख रहे हैं, तो ये अभाज्य नहीं होगा, जबकि ये क्या होगा? अभाज्य। इसका आंसर हो जाएगा 29, जो किसी से भाग नहीं जा रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। क्या है? 6/15 6/15 का दशमलव प्रसार है। जब इस तरह क्वेश्चन आता है प्रसार वाली बात, या तो शांत होगा या तो आसान। तो ऐसे ही ऑप्शन में हमारे पास सी और डी तो होंगे नहीं, क्योंकि तो सी में भिन्न संख्या है और डी में पूर्णांक है, तो या तो होगा शांत या तो होगा आसान। देखते हैं कैसे क्या होगा। 6/15 है। जब भी प्रसार पूछा जाए शांत या आसान, पता करने के लिए हम लोग नीचे वाला संख्या को देखते हैं। उससे पहले देखते हैं क्या ये एक दूसरे से कट रहा है ऊपर नीचे। ये देखिए 3 गुना 6 3 बचे 15, क्या आ गया? 2/5। हर में क्या होता है? अगर 2 रहे या 5 रहे, और कुछ भी रहे चलेगा, या फिर दोनों एक साथ रहे इंटू 5 ऐसे, और कुछ भी रहे तो भी क्या होता है? शांत। इसके अलावा कुछ और आ जाए इसके साथ में, 2 के साथ कुछ और आ जाए, 5 को छोड़ दे तो 5 के अलावा कुछ और आ जाए इसके साथ में, तो फिर वो आसान होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? ये शांत, क्योंकि इसके नीचे 5 है चलेगा। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका शांत। तो हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। इस वीडियो को बार बार देखिए, कोशिश कीजिए अपने घर में इसको रिपीट करने का, बार बार बनाने का कोशिश कीजिए और खुद से समझने का भी कोशिश करें, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बार बार प्रैक्टिस चाहिए आपको। तो आज हम अपना वीडियो सेशन जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों सबको थैंक यू।